नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा एडवांस नोटिस के बारे में। यूएसए ने प्रपोज करें एडवांस नोटिस ऑफ टैरिफ चेंजेस एंड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। किसके लिए? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के लिए। बार बार इसको सनक तो जागती है, इसको फिट्स पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं। अब टैरिफ चेंज करनी है और एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगानी है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के लिए। अभी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एक यूएस के द्वारा ही लेड करा गया एक इकोनॉमिक ग्रुपिंग है। इसमें 14 पार्टनर्स हैं इसके। भारत है शामिल, ये याद रखना, भारत है इंक्लूडिंग इंडिया, जो कि ग्लोबल जीडीपी का 40% रिप्रेजेंट करता है। एंड ग्लोबल गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर जो व्यापार होता है, इन सारे 14 पार्टनर्स की अगर आप बात करो तो 28% इस व्यापार को ये दर्शाते हैं। 4 पिलर्स के ऊपर ये बेस्ड है: ट्रेड, सप्लाई चेन, क्लीन एनर्जी, डीकार्बनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तीसरा, एंड टैक्स एंड एंटी करप्शन चौथा। ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, जो इसके पार्टनर्स हैं, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू ज्वाइन ऑल द 4 पिलर्स। इंडिया हैज़ नॉट ज्वाइन ट्रेड पिलर। कौन सा वाला? ये वाला। सप्लाई चेन को ज्वाइन कर रखा है, क्लीन एनर्जी, डीकार्बनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्वाइन कर रखा है, टैक्स एंड एंटी करप्शन को ज्वाइन कर रखा है, ट्रेड पिलर को ज्वाइन नहीं कर रखा है। सप्लाई चेन वाला ये जो एंगल है, ये वाला ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ मैं इसको, सप्लाई चेन पिलर जो है, इसके अंतर्गत यूएस हैज प्रपोज्ड दैट जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क वाले जो मेंबर्स हैं, दे शुड गिव एडवांस नोटिस बिफोर चेंजिंग देयर इंपोर्ट टैरिफ और पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सपोर्ट्स। अगर आप ऐसा कुछ करते हो, आप चाहते हो कि आपके देश में इस चीज़ का सप्लाई ना हो, ये गुड्स एंटर ना करें, ये सर्विस एंटर ना करें, कुछ भी अगर ऐसी चीज़ है, आप अपनी सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो, अपने देश में आने से रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो, पहले से हमारे सारे के सारे 14 पार्टनर्स को पता होना चाहिए इसके बारे में, तो आप लोग अपने एडवांस नोटिस देते हैं, ये बोलता है। और ये सप्लाई चेन पिलर का ये एक रूल है, मतलब बेसिकली। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं इस एडवांस नोटिस देने के? एडवांस नोटिस कोई अलग से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। एडवांस में बस जैसे मैं आपको बोलूँ कि एडवांस में मुझे पहले ही बता देना ये वाली चीज़ ऐसा होने वाला है, या फिर आप छुट्टी करने वाले हो, कुछ भी करने वाले हो, नॉर्मल एडवांस नोटिस की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। बेनिफिट्स क्या होते हैं? इट एलिमिनेट सरप्राइजेस कि एकदम से ऐसा नहीं होना चाहिए किसी कंट्री के लिए, यार अभी तक यार हमारा जो है शिपमेंट रेडी है, गुड्स एंड सर्विसेज रेडी है एक्सपोर्ट होने के लिए, इंपोर्ट होने के लिए, और एकदम से सामने वाली कंट्री ने टैरिफ इंक्रीज कर दिए या फिर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दी, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दी। इट गिव्स टाइम फॉर एडजस्टमेंट एंड मिनिमाइजेज लॉसेस फॉर द ट्रेडिंग पार्टनर्स। इट विल प्रोवाइड सेफगार्ड्स अगेंस्ट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, जिसकी वजह से मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है कंट्री के किसी के भी वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए अब उन्होंने इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करके रख ली है और सामने वाली कंट्री ने उन गुड्स को आने से अपने देश में रोक दिया है, तो उनके लिए तो लॉस वाली सिचुएशन हो गई। अब कंसर्न्स क्या है रिगार्डिंग एडवांस नोटिस? डिसरप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सट्रैक्टिंग अनड्यू गेन्स विल इमर्ज। किसी भी कंट्री को अगर ये लगेगा व्यापार हमारे अगेंस्ट जा रहा है या जो भी जा रहा है, तो वो पार्टनरशिप की तरह वर्क ना करके वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस या फिर टैरिफ ड्यूटीज़ को हाइक करना या कम करना वो अपने फेवर के अंदर करेंगे। और अगर ऐसे ये सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं, ये जो पार्टनर्स हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंतर्गत अगर ऐसे करने लगे, तो फिर जो ये 40% ग्लोबल जीडीपी और 28% ग्लोबल गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रेड को अगर जो दर्शाते हैं, ये सपना फिर साकार नहीं हो सकेगा, ठीक है। ये अच्छे से वर्क नहीं कर सकेगा। कुल मिलाकर एवरी कंट्री विल बी ना लॉस सिचुएशन। It might expose the country, put in tariffs and restrictions to pressure from fellow members of the Indo-Pacific Economic Framework countries। कि दूसरी कंट्रीज उसको ये बोलेंगे कि टैरिफ्स और रिस्ट्रिक्शंस वगैरह जो वो थोड़े से ईज करो, मतलब इतने ज़्यादा हार्ड कोर मत बनाओ उसको, और नॉर्मल तरीके से उसको लेकर चलो। अब वो कंट्री हो सकता है कि जिसको प्रेशराइज करा जा रहा हो कि आप इन रिस्ट्रिक्शंस को, इन टैरिफ्स को थोड़ा सा कम करो, उनके साथ ये हो कि वो उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा हो, लेकिन फिर भी उनको करना पड़े प्रेशर की वजह से। इट पुट्स लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द मेंबर कंट्रीज टू परस्यू एन इंडिपेंडेंट टैरिफ पॉलिसी। हर एक कंट्री जो है वो सॉवरेन तरीके से अपनी टैरिफ पॉलिसी डिसाइड करना चाहती है, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, अपने जीडीपी को देखते हुए, अपने लोगों के इंटरेस्ट को देखते हुए वो ऐसा नहीं कर सकेंगे। इंडिया ने इन सब मुद्दों के खिलाफ कंसर्न रेज करे हैं दैट सच एन एक्सरसाइज could amount to violation of the WTO rules
as well as possible loss of policy state space to the government, policy space in terms of sovereignty. कि फिर फ़ायदा ही क्या है कि कंट्रीज जो है वो इंडिपेंडेंट तौर से डिसीजन ले सकें. तो इंडिया ने बेसिकली ये बोला है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क वाली जो कंट्रीज़ हैं वो किसी भी प्रकार से एक घुटन ना बने किसी भी कंट्री की सॉवरेनिटी के लिए या उनके इंडिपेंडेंट डिसीजंस के लिए. ठीक है. उसके बाद बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट. वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करा. बिजनेस रेडी बेसिकली वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च करा गया जो प्रोजेक्ट है, इट रिफ्लेक्ट्स अ मोर बैलेंस्ड एंड ट्रांसपेरेंट अप्रोच टूवर्ड्स इवेल्युएटिंग अ कंट्रीज बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट और इट टू मेक दैट कंट्री रेडी फॉर डायनेमिक प्राइवेट सेक्टर. यहाँ पर बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इन्फ्लो बढ़ सके एज वेल एज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का इन्फ्लो बढ़ सके. बिजनेस रेडी जो है इट इम्प्रूव्स अपॉन एंड रिप्लेसेस दी, पहले इससे पहले एक चीज़ चलती थी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पहले एक प्रोजेक्ट था डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट, अब उसकी जगह आ गया है बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट जिसको हम लोग बी रेडी प्रोजेक्ट भी कह रहे हैं. यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने ये जो पहले चलता था डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2021 में इसको स्क्रैप कर दिया था आफ्टर एन इन्वेस्टिगेशन आफ्टर अ प्रोब दैट रिवील्ड दैट रैंकिंग्स फॉर चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएई और अजरबैजान ये ऑल्टर करी गई है इसके अंदर. ठीक है. तो उसने सोचा कि ये एफडीआई और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो है ये मिसगाइड हो सकती है इससे और ये चीज़ सही नहीं है. तो उसने मतलब बेसिकली इसको हटाकर एक नई चीज़ लेकर आया बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट. और जानते हैं बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट के बारे में. इट विल फोकस ऑन द 10 टॉपिक्स कवरिंग फर्म्स लाइफ साइकिल. एक जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, जो कि किसी भी जगह पर जाकर किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, 10 टॉपिक्स को कवर करेगा. बिजनेस एंट्री, बिजनेस लोकेशन, यूटिलिटी सर्विसेज, लेबर, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनेशनल ट्रेड, टैक्सेशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मार्केट कॉम्पिटिशन और बिजनेस इंसॉल्वेंसी. बिजनेस इंसॉल्वेंसी का मतलब ये होता है, मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे के कंटेक्स्ट में एक चीज़ बताई थी, चक्रव्यूह चैलेंज है ना, कि ओपन करना किसी भी बिजनेस को बहुत आसान है, क्लोज करने के लिए भी परमिशन चाहिए पड़ती है ना. ये परमिशन जब तक मिलती है तब तक वो बिजनेस को काफ़ी लॉस हो चुका होता है. तो ये नहीं होना चाहिए. अगर बिजनेस इंसॉल्वेंट हो गया तो फटाफट से उसको परमिशन दो. अगर वो अपना सेटअप क्लोज करके जाना चाह रहे हैं तो जाने दो. जो इसकी पहली रिपोर्ट है इट कवर्स 54 कंट्रीज, 54 इकॉनमीज, 2024 में पब्लिश करी जाएगी एंड इट विल बी फर्दर स्केल्ड अप टू कवर 180 इकॉनमीज बाय 2025 टू 2026. इसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी अलग अलग देशों में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी अलग अलग देशों में. अब डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट जो था वो बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट से अलग कैसे? इट कंसिडर्ड पर्सपेक्टिव ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल फर्म्स ओनली. यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट पर एज अ होल पूरी तरीके से फोकस करना चाहता है कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर जो है कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हो तो वो चीज़ पॉसिबल हो सके. कुछ जो पैरामीटर्स हैं, सम पैरामीटर्स कंसिडर्ड डी ज्यूरे इंफॉर्मेशन, स्टैट्यूटरी लॉस एंड रेगुलेशन से उनको कंप्लाई करना पड़ता था, एंड सम रिलाइड ऑन फैक्टो इन्फॉर्मेशन यानी कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन. यानी कि कुल मिलाकर कुछ चीज़ें ठीक नहीं थी, वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता था कि वो उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उनको वर्क करना पड़ेगा. और कुछ जो है वो अपने ठोस तरीके से प्लान लेकर आ रहे हैं कि अगर वो प्लान उनको इम्प्लीमेंट करने दिया गया तभी वो आपकी कंट्री में आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे. लेकिन यहाँ पर पूरे प्राइवेट सेक्टर को एज अ होल लेकर चलने की बात हो रही है. तो इट एम्स टू कलेक्ट बोथ डी जीरो इन्फॉर्मेशन एंड डी फैक्टर पैरामीटर्स फॉर ऑल पैरामीटर्स के यहाँ आप आओ, आपको एक सपोर्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट भी मिलेगा, इस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन से भी आपको कंप्लाई करना है. लेकिन अगर आप जो चीज़ें यहाँ पर इंप्लीमेंट करना चाहते हो उसकी भी विंडो हम आपको पहले से ही दे देंगे. आपकी इन्वेस्टमेंट से पहले ही सारी बातें हम आपको क्लियर कर देंगे. डेटा एंड कैलकुलेशन प्रोसेस वर मोस्टली ओपेक. यहाँ पर टू पब्लिश ऑल द डेटा कलेक्टेड एंड कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करी गई है. इट कवर्ड ओनली मेजर बिजनेस सिटी इन एन इकॉनमी एंड देयर इज नो सच लिमिटेशन एंड एक्सपेक्टेड टू कवर वाइड रेंज ऑफ सिटीज इन द इकॉनमी. यानी कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी सी नैरो थी, यहाँ पर काफ़ी वाइड. ठीक है.
ठीक आर्टिकल है, बस आपको ये आ सकता है कि ये जो बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट है किसने लॉन्च कर रखा है, बाकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसमें से खुद कर आर्टिकल देखो निकालेंगे। ऐसे ये जो एडवांस नोटिस है ये भी बकवास सही आर्टिकल एक तरीके से बस, लेकिन इसके अंदर ये बॉडी इंपॉर्टेंट है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसका इंडिया भी पार्ट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड द पैसिफिक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अनाउंस करा है कि वो एक इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशियन पैसिफिक को लॉन्च करने जा रहे हैं। ये इफ कैप एक मल्टी डोनर फाइनेंसिंग पार्टनरशिप फैसिलिटी है, जिसका गोल ये है फाइनेंस को स्केल अप करना ताकि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके एशियन कंट्रीज़ में और पैसिफिक रीजन कंट्रीज़ में। इफ कैप एक लैंडमार्क प्रोग्राम है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। इनिशियल पार्टनर्स के कौन कौन है अभी? डेनमार्क, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्वीडन, यूके, यूएस। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि कोई भी एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक जो है जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसने क्लाइमेट चेंज के ऊपर इस प्रकार की फंडिंग को स्केल अप करने की बात कर रखी है। नीड क्या है एफ कैप की? एशिया और पैसिफिक जो है दे आर वल्नरेबल टू इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पर आइलैंड कंट्रीज हैं और यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से बड़े सारे जो क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं वो होते रहते हैं, लाइक हरिकेन्स, ड्रॉट्स, हीट वेव्स, फ्लड्स, सी लेवल राइसेस। हमें इसको टैकल करने के लिए पैसा चाहिए, तो बेनिफिट क्या होगा इसका? आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट। फॉर एवरी $1 ऑफ गारंटीज ADB विल बी एबल टू एक्सेलरेट अप टू $5 इन मच नीडेड क्लाइमेट फाइनेंस। यानी कि इसका मतलब ये होता है अगर किसी क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव के लिए $1 लग रहा होगा, अब एशियन डेवलपमेंट बैंक इतने सारे कंट्रीज के सहयोग से आ रहा है, एक एक कंट्री अगर $1 लगाए तो उससे तो कुछ होगा नहीं। ADB एक साथ इतनी बड़ी फंडिंग को जनरेट करेगा कि जहां $1 लग रहा होगा उसकी जगह $5 यूज हो सकते हैं। ये है इसका मतलब मल्टीप्लायर इफेक्ट। मतलब एक तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, इतने सारे पार्टनर कंट्रीज, इतने सारे नेशन साथ में आ रहे हैं, तो इनकी कंबाइंड फंडिंग जो कि उससे जल्दी टैकल हो सकता है क्लाइमेट चेंज, कि जहाँ $1 अगर इंडिविजुअल कंट्री लगा रही होती तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से वो $5 लग जाएंगे वहाँ पर आसानी से। एम्पावरिंग फाइनेंसिंग विल हेल्प वल्नरेबल कंट्रीज इन एशियन पैसिफिक, ताकि वो अपने क्लाइमेट चेंज से होने वाले जो मिटिगेशन अडेप्टेशन गोल्स हैं उसको मीट कर सकें। एंड इट विल सपोर्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक्स रेज्ड एम्बिशन ऑफ $100 बिलियन इन क्लाइमेट फाइनेंस फ्रॉम 2019 to 30, जिसका सपना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसका सपना है कि वो क्लाइमेट को टैकल करने के लिए, क्लाइमेट चेंज के इनिशिएटिव को टैकल मतलब एक इशू के ऊपर, क्लाइमेट चेंज से होने वाली घटनाओं के ऊपर वो कुछ पैसा जोड़कर रखना चाहता है 2030 तक, और वो उसका एक सेपरेट फंड होना चाहिए $100 बिलियन का। ये सपना उससे साकार हो पाएगा। जहाँ जहाँ पर इवेंट्स होंगे, ऐसे लॉसेज होंगे मेंबर्स को या कुछ भी करके, कोई प्राकृतिक आपदाएं आ गई, तो इस पैसे से उन कंट्रीज़ की मदद करी जा सकती है। और क्लाइमेट फाइनेंसिंग का मैकेनिज्म क्या है? एक है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ग्रीन क्लाइमेट फंड, एडेप्टेशन फंड, लॉस एंड डैमेज फंड। ठीक है, अगला आर्टिकल वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट से रिलेटेड। रिसेंटली फर्स्ट एवर इंडियन अमेरिकन अजय बांगा, ही वॉज अपॉइंटेड एज वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट। सिलेक्शन जो हुआ वो ओपन मेरिट बेस्ड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से हुआ। कैंडिडेट जो होते हैं वर्ल्ड बैंक के, अगर उनको प्रेसिडेंट बनना है, दे मस्ट बी नेशनल्स ऑफ द बैंक्स मेंबर कंट्रीज। ठीक है, जो भी वर्ल्ड बैंक के मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्हीं के जो है देशवासी वो होने चाहिए। कैंडिडेट शुड मीट सेवरल कंडीशंस इंक्लूडिंग अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ अकम्पलिशमेंट, एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। कैंडिडेट का जो नॉमिनेशन होता है इट मस्ट बी मेड बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स या फिर बाय गवर्नर्स थ्रू देयर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। जो वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट होता है, ही और शी इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ, यानी कि अगर कोई भी पर्सन वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट बना ऑटोमेटिकली वो चेयरमैन बन जाएगा बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट का एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला है वॉशिंगटन डिक्लेरेशन। 70वीं सालगिरह जो थी US साउथ कोरिया बायलैटरल रिलेशंस की। ठीक है, यहाँ पर दोनों ने, USA ने और साउथ कोरिया ने वॉशिंगटन डिक्लेरेशन को साइन करा। ये जो डिक्लेरेशन है इट एडवोकेट्स फॉर न्यूक्लियर डिटरेंस पॉलिसी, न्यूक्लियर वेपन से निजात पानी है इन द रीजन, एंड इट एम्स टू बैलेंस
पावर डायनेमिक अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया की नॉर्थ कोरिया से नहीं पड़ती ना, और यूएसए की भी नहीं पड़ती है। की हाईलाइट्स क्या हुए इस वॉशिंगटन डिक्लेरेशन के? याद रखना, वॉशिंगटन डिक्लेरेशन ना वैसे बहुत सारे मुद्दों के ऊपर है, बहुत सारे टॉपिक के ऊपर है। वॉशिंगटन डिक्लेरेशन किस कंटेक्स्ट में बात चल रही है आप उसको याद रखना। 7, 8, 12, 15 प्रकार की कम से कम वॉशिंगटन डिक्लेरेशन है, ठीक है। एन अमेरिकन न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन वुड बी डिप्लॉयड इन कोरियन पेनिनसुला, ऐसा अमेरिका ने बोला। यूएसए विल स्ट्रेंथन साउथ कोरियाज न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटीज, ताकि नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट इसको एक विंडो मिल सके, एक सिक्योरिटी गेटवे मिल सके। एंड यूएसए रीअफर्म दैट साउथ कोरिया वुड नॉट फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ इट्स ओन इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, कि तुम डेवलप मत करना, हम तुम्हें न्यूक्लियर सपोर्ट देंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला, देखो वॉशिंगटन डिक्लेरेशन अलग अलग तरह की होती हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वॉशिंगटन डिक्लेरेशन ऑफ 1994 दैट फॉर्मली एंडेड स्टेट ऑफ वॉर बिटवीन जॉर्डन एंड इसराइल। हमने जो बात नहीं करी थी अरब इसराइल कन्फ्लिक्ट की, तो आगे चलकर जॉर्डन इसराइल के बीच में मतलब भिड़प हुई थी। अभी इसराइल पैलेस्टीन का आर्टिकल डिस्कस करा था ना अभी हमने डॉक्टर, वहाँ पर 1994 में इनके बीच में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक वॉशिंगटन डिक्लेरेशन साइन हुई थी, वो अलग थी। जैसे कि मैंने आपको बोला, अलग अलग कंटेक्स्ट में बहुत सारी वॉशिंगटन डिक्लेरेशन है, ठीक है। और एक डिक्लेरेशन का नाम मतलब हो सकता है 3-4 इवेंट से एसोसिएटेड। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM, एमी पोप यूएसए की, एमी पोप ऑफ यूएसए इज सेट टू बिकम द फर्स्ट वुमेन टू हेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। इसको 1951 में स्टैब्लिश करा गया था। ये एक लीडिंग इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इन द फील्ड ऑफ माइग्रेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ये यूनाइटेड नेशन सिस्टम का पार्ट है एज अ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। इट हैज़ 175 मेंबर्स, इंडिया भी इसका एक मेंबर है। करता क्या है? इट वर्क्स टू हेल्प इंश्योर द ऑर्डरली एंड ह्यूमन मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेशन, ताकि इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो सके और माइग्रेशन इशू, जिन भी लोगों को अपना देश छोड़ के मतलब जाना पड़ा या दूसरे देश में जाकर वो रह रहे हैं और वहाँ पर किसी भी प्रकार की इंस्टेबिलिटी हो गई, असमंजस का माहौल है, तो वहाँ पर उनको प्रोटेक्शन दी जाए, सिक्योरिटी दी जाए, बिकॉज इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। दो चीज़ें, प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट। इंसान को इंसान की तरह देखा जाए, ये नहीं देखा जाए कि हमारी कंट्री के नहीं है दूसरी कंट्री के हैं तो क्या करना है इनको बचाकर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इसका मैंडेट है, ओके। उसके बाद 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। ये जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है जो 6th टाइम होने जा रही है, इट हैज़ बीन जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्ट्री एंड इंडिया फाउंडेशन, जो कि एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक बेसिकली क्या करते हैं? ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि रिपोर्ट, आर्टिकल्स, मैगजीन वगैरह पब्लिश करते हैं, ठीक है। थीम क्या है? पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस एक फोरम है, एक प्लेटफॉर्म है टू डिस्कस हाउ द कंट्रीज ऑफ इंडियन ओशन रीजन कैन प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हुए। पहली IOC की जो कॉन्फ्रेंस थी 2016 में हुई थी सिंगापुर में, एंड विद टाइम इट हैज़ इमर्ज एज अ फ्लैगशिप कंसल्टेटिव फोरम फॉर कंट्रीज इंडियन ओशन रीजन में ओवर रीजनल अफेयर्स। ये कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है मेंबर कंट्रीज़ को कि वो डिस्कशन कर सके, डिबेट कर सकें अपॉन द प्रोस्पेक्ट ऑफ रीजनल कोऑपरेशन फॉर एक सागर प्रोग्राम है जिसके बारे में हम बात भी कर रहे थे कुछ आर्टिकल्स पहले, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और ये कौन से रीजन की बात हो रही है? इंडियन ओशन रीजन। सागर को 2016 में लॉन्च करा गया था टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग द स्टेट एक्टर्स एंड क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। लास्ट है सिल्क वॉर्म ईटिंग स्ट्रेटजी। रिसेंटली द चाइनीज आइडिया कॉल्ड सिल्क वॉर्म ईटिंग हैज़ बीन विटनेस विद रेगुलर इनकर्जन्स इन ताइवान। अब ये सिल्क वॉर्म ईटिंग क्या है? मतलब ये कुछ सच में सिल्क वॉर्म कुछ खा रहा है, ये वो नहीं है। ये किस स्ट्रैटेजी, जैसे हम लोग कहते नहीं है डायमंड नेकलेस पॉलिसी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, ऐसी सिल्क वॉर्म ईटिंग स्ट्रैटेजी है चाइना की। सिल्क वॉर्म कभी भी कोई चीज़ खाता है तो एकदम से खाता है कि धीरे धीरे करके खाता है? बताओ, अगर उसको किसी चीज़ को बर्बाद करना होगा तो एकदम से करेगा कि धीरे धीरे? सिल्क वॉर्म एज अ स्पीशी कैसे खाएगा किसी भी चीज़ को? बताओ, आराम से, तेज़ी से।
आराम आराम से, ठीक है। तो सिल्कवॉर्म ईटिंग ये एक कोलोकियल है, मतलब एक बेसिकली एक स्ट्रैटेजी है फॉर ग्रेजुअल एनक्रोचमेंट्स बाय अ कंट्री बाय सक्सेसफुली मेकिंग इनरोड्स इनटू अनदर टेरिटरी, यानी कि दूसरे कंट्री में घुसपैठ करते 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 कॉन्फिडेंस इस प्रकार से जीत लेना कि सामने वाले के पीठ में छुरा भोंक कर आप उनकी टेरिटरी या उनके रिसोर्सेज या उनके एसेट्स पर कब्जा करने का आपका मकसद था और वो मकसद आप पूरा कर लेते हो। इट इज चाइनीज इक्विवेलेंट टू द वेस्टर्न नोशन ऑफ, जो वेस्ट में एक बात बोली जाती है, सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक। सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक क्या होता है? इट इज अ डिवाइड एंड कॉन्कर टैक्टिक यूज टू डोमिनेट ऑपोजिशन टेरिटरी पीस बाय पीस, यानी कि पहले उनके बीच में बढ़प करवा दो, डिवाइड करवा दो, सिविल वॉर करवा दो, बाद में कॉन्कर कर दो। जैसे हम लोग बोलते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन सी पॉलिसी वो खेलते थे इंडिया के अंदर, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। इस प्रकार के जो मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं दे आर टू स्मॉल टू रिजल्ट इन अ वॉर। इससे वॉर नहीं होगा लेकिन फिर भी आपसी तनमन तो हो ही जाती है। इस टर्म को सिल्कवॉर्म ईटिंग स्ट्रेटजी को यूज करा गया था हंगरी के एक कम्युनिस्ट पॉलिटिशियन ने, मत्यास राकोसी। ही यूज द टर्म टू जस्टिफाई द एक्शंस ऑफ हंगेरियन कम्युनिस्ट पार्टी टू ग्रैब कंप्लीट पावर इन हंगरी, कि वो बेसिकली बनाना चाह रहे थे वहां पर वन पार्टी सिस्टम, ठीक है। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। हमने आईआर के करंट अफेयर्स को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट करा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।